Good morning to all of you. Today I will discuss some basic concept of chemistry का subtopic concentration of solution. Concentration of solution. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है concentration of solution. तो सबसे पहले बात करते हैं what is the solution. What is the solution? तो solution gives to solute प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूशन जो होगा वो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होगा. व्हाट इज द सोल्यूट एंड व्हाट इज द सॉल्वेंट. यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं, सोल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है. तो देखिए सोल्यूट इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो लेस क्वांटिटी इज नोन एज सोल्यूट एंड ग्रेटर क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट. तो इन जनरल सोल्यूट के हम बोल सकते हैं लेस मोल्स एंड सॉल्वेंट के आपके ग्रेटर मोल्स, लार्जर मोल्स. ये तो हो गया सॉल्यूशन. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स टू सॉल्यूशन. देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं. फर्स्ट वन इज द true solution. Second one is the colloidal solution. And third one is the suspension solution. बट देखिए हमें यहाँ पर कोलाइडल और सस्पेंशन सोल्यूशन पढ़ना नहीं है. ये तो कोलाइडल और सस्पेंशन सोल्यूशन मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा. हमें यहाँ पर डिस्कस करना है अभी ट्रू सॉल्यूशन. ओनली एंड ओनली ट्रू सॉल्यूशन. तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन में इफ एनी सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व, if solute is completely dissolved in solvent, that is known as true solution. अगर कोई भी सॉल्यूशन आपका कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर तो आपका ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो ये जो बनेगा दैट इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. या हम बात करें सेकंड एग्जांपल, शुगर प्लस वाटर गिव्स टू आल्सो ट्रू सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले व्हाट इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर होगा, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन. व्हाट इज द सॉल्यूट. लेस क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्यूट, ग्रेटर क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमें ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है. ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो 100% डिसॉल्व हो जाए. इफ एनी सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट. कोई भी सॉल्यूट आपका जिस सॉल्वेंट में 100% डिसॉल्व हो जाए या कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, दैट इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. पहला सॉल्यूशन if solute and solvent liquid in phase. अगर ये दोनों लिक्विड फेज में है, पहला सॉल्यूशन आप ऐसा मिक्सचर बना रहे हो जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फेज में हैं, तो इसमें कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? हाउ टू प्रेडिक्ट द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो इसमें प्रेडिक्ट करने के लिए if मान लीजिए सोल्यूट, या एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल है आपका दैट इज द एग्जांपल आपका लेते हैं तो सोल्यूट दोनों ही मतलब वाटर प्लस एथाइल अल्कोहल C2H5OH गिव्स टू सॉल्यूशन. और ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका ट्रू सॉल्यूशन होगा. राइट, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो ट्रू सॉल्यूशन होगा. तो हम इसमें कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? दोनों ही लिक्विड फेज हैं, बहुत सारा लिक्विड फेज,
तो इसके मान लीजिए आपके 10 मोल्स हैं, 10 मोल्स, और इसके मान लीजिए आपके 9 मोल्स है। तो यहाँ पर जो स्मॉलर मोल हो गया दैट इज नोन एज सॉल्यूट, और जो ग्रेटर मोल हो गया वो आपका हो गया सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? तो इस तरह से प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ग्रेटर मोल दैट इज नोन एज सॉल्वेंट और स्मॉलर मोल दैट इज नोन एज सॉल्यूट। सेकेंड कंडीशन बन सकती है, इफ वन सब्सटेंस इज सॉलिड इन फेज and another substance is liquid in phase। एक सब्सटेंस सॉलिड फेज में, दूसरा सब्सटेंस आपका लिक्विड फेज में है, तो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो एग्जांपल, तो इसके लिए एग्जांपल की अगर हम बात करें, सॉरी, इसके लिए अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर गिव्स टू सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा फर्दर टू सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ पर जो शुगर का फेज है दैट इज सॉलिड और वाटर का फेज है लिक्विड, तो ऑटोमेटिकली जो लिक्विड फेज वाला सब्सटेंस होगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हमें मोल की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम मोल को देखकर प्रेडिक्ट करें, यहाँ पर डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा, क्योंकि लिक्विड फेज में है तो ज्यादा सोल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड ही होएगा, सोल्यूशन है, तो यहाँ पर वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और शुगर आपका सॉल्यूट हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2, तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर, तो वाटर आपका लिक्विड फेज में, सोडियम क्लोराइड सॉलिड फेज में, तो वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड सोडियम क्लोराइड इज द solute, then gives to true solution। तो ये दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। इज इट क्लियर? देन देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द ग्रुप ए एंड अनदर वन इज द ग्रुप बी। ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, this is the temperature dependent and group B को मैंने माना है this is the temperature independent, this is the volume dependent। अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है तो ये वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगा, and this is the mass dependent। अब आपसे अगर एक रिलेशन पूछा जाए, ग्रुप ए इज द वॉल्यूम डिपेंडेंट यूनिट एंड ग्रुप बी इज द मास डिपेंडेंट यूनिट, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी? ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्या रिलेशन है? तो दिस इज द वॉल्यूम डिपेंडेंट यूनिट, दिस इज द मास डिपेंडेंट यूनिट, दोनों के बीच में रिलेशन होगा डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो एक आपका डेंसिटी, सॉरी, एक आपका वॉल्यूम डिपेंडेंट है, एक आपका मास डिपेंडेंट है, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में रिलेशन आपका हो गया डेंसिटी का। अब देखिए ग्रुप ए में कौन कौन से फैक्टर आते हैं। ग्रुप ए में आपका फैक्टर आता है दैट इज द, सिंपल सी बात करें तो पहला है आपका मोलैरिटी। सेकेंड वन इज द परसेंट W/V, वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड वन इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वन इज द परसेंट V/V and last one is the normality। ग्रुप बी की बात करेंगे तो ग्रुप बी में पहला है आपका मोलैलिटी। सेकेंड वन इज द परसेंट W/W। थर्ड वन इज द मोल फ्रैक्शन और लास्ट वन इज द ppm। ये टोटल 8 फैक्टर्स हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। 8 फैक्टर्स आपको पढ़ने हैं, दैट इज द मोलैरिटी, परसेंट W/V, परसेंट W/W, परसेंट V/V, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी एंड ppm, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी।
जो और ज्यादा रिपीट होता है वो मोलैलिटी पूछा जाता है। मोल फ्रैक्शन का भी यूज है, और ये आपके फिर से हम फर्दर क्लास कौन में भी पढ़ते हैं सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, परसेंट डब्ल्यू बाई वी, परसेंट वी बाई वी एंड परसेंट डब्ल्यू बाई वी। तो वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज द व्हाट इज द मोलैरिटी। व्हाट इज द मोलैरिटी? तो मोलैरिटी आपकी क्या है? मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी इज द solute of particles dissolved in the 1 liter of the solvent. That is, molarity is equal to mole of a solute divided by volume of solution in liter. Volume of solution in liter. That is, the molarity is equal to mole of a solute divided by volume of solution in liter. अगर मान लीजिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली मिली मोल्स में गिवन है, लीटर में नहीं है, तो फिर हम इसको डायरेक्टली मिली मोल्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। दैट इज द मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000 इनटू 1000। इज इट क्लियर? ये आपके दो फॉर्मूले बने। अगर मान लीजिए मोल ऑफ द सॉल्यूट डायरेक्टली गिवन नहीं है, मास ऑफ द सब्सटेंसेस इज गिवन, देन वी कैन से दैट मोलैलिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास, और ये किसका होगा? ये दोनों ही होंगे आपके सॉल्यूट के। मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। एक फॉर्मूला ये भी बन जाए। अगर मान लीजिए मोल ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो मास गिवन होगा, मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे और मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं। तो एग्जांपल में ले लीजिए, एग्जांपल में ले लेते हैं, दैट इज द 98 ग्राम ऑफ H2SO4 sulfuric acid dissolve in 2000 milliliter of solution. Calculate molarity. Calculate molarity. देखिए कितना इजी है। 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वाटर होगा, H2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल गिव्स टू सॉल्यूशन। गॉट इट बाय पॉइंट? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर गिव्स टू सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी कितनी है? 98 ग्राम। दिस इज नोन एज सॉल्यूट। सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा आपका सॉल्यूट। तो मोल ऑफ अ सॉल्यूट, दैट इज द mole of H2SO4 is equal to 98. This is the mass divided by molar mass is equal to 1 mole. सिंपल। मैं सिंपल सभी सिर्फ आपको समझाने के लिए एक फॉर्मूला बताया, उसके बेसिस पर एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी करेंगे। देन मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ अ सॉल्यूट, डायरेक्टली हमने 1 कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन पेपर में गिवन है 2000 मिलीलीटर, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2000 इंटू 1000 मिलीलीटर में है ना, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, दैट इज द 1/2। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.5 मोलर। दिस इज द आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? ये है आपका मोलैरिटी। चलिए सेकेंड वन इज द मोलैरिटी। मोलैलिटी इज द स्मॉल एम। मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम एंड मोलैलिटी इज द मास ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन per kg of the solvent. Then molality is equal to mole of a solute dissolved in per liter of the solvent. Molality is the volume of solute, mole of solute dissolved in weight or mass of the solvent. Weight of solvent in kg. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये फॉर्मूला होता है। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
जो सॉल्वेंट का मास होगा वो आपका केजी में लेना और मोल ऑफ सॉल्यूट। सपोज करो आपके मोल नहीं गिवन है, डायरेक्टली मास गिवन है, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज द मोलैलिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वेट और मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यहाँ पर किलोग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मान लीजिए वेट ऑफ द सॉल्वेंट को हम ग्राम में ले लेते हैं, वेट ऑफ द सॉल्वेंट को ग्राम में ले लेते हैं, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल इसका भी डिस्कस करते हैं। सपोज करो 63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड डिजॉल्व इन, ये डिजॉल्व ना लिख के आप लिखिए 63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड मिक्स्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 90 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कैलकुलेट मोलैलिटी। तो कैसे मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे? 63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड के मोल मास है आपका 63 ग्राम एंड वाटर का मास है 90 ग्राम। मैंने पहले बताया कि लेस क्वांटिटी नोन एज सॉल्यूट एंड ग्रेटर क्वांटिटी नोन एज सॉल्वेंट। इसका मतलब हुआ नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल गिव्स टू सॉल्यूशन, और इसका मास गिवन है 63 ग्राम, इसका मास गिवन है 90 ग्राम। वाटर का मोलर मास होता है 18, वाटर का मोलर मास होता है आपका 18, वाटर का मोलर मास होता है 18 एंड नाइट्रिक एसिड का मोलर मास होता है 63। तो मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 ये आपके आ जाएंगे 63 डिवाइड बाई 63 दैट इज द 1, और मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 18 दैट इज द 5। गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों के मोल्स आ गए, हमें कैलकुलेट करना था मोल ऑफ अ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ अ सॉल्यूट क्या है? दिस इज द नोन एज सॉल्यूट एंड वाटर इज नोन एज सॉल्वेंट। तो आपका मोलैलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ अ सॉल्यूट के मोल कितने 1 डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है 90, केजी में नहीं है ग्राम में है, तो हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर दें 00 दैट इज द m इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? वो आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर मोलैलिटी। देन नेक्स्ट फैक्टर, थर्ड वन इज द मोल फ्रैक्शन। हाँ, यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी, जो पहला फैक्टर हमने पढ़ा था मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, इसकी यूनिट होती है मोलर और मोल पर लीटर। सेकेंड आपने पढ़ा था मोलैलिटी। यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज इक्वल टू इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी स्मॉल m, इसकी यूनिट होती है मोलल, और मोल पर लीटर होगी तो मोलर, इसकी यूनिट आपकी होगी सिंपल सी मोलर। क्लियर? ओके। थर्ड वन इज द मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन को हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड इज द जाई से रिप्रेजेंट करके नाम से पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब इसमें कोई यूनिट नहीं होगा। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, मोल ऑफ अ सब्सटेंस को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मोल। दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, that is the mole of a solvent
डिवाइड बाय टोटल मोल, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को आप ऐड कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट, दैट इज, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा मोल ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाई एनटी, दैट इज टोटल मोल, प्लस मोल ऑफ अ सॉल्वेंट डिवाइड बाई एनटी, और एनटी आपका रेशियो हो जाएगा तो मोल ऑफ अ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ अ सॉल्वेंट, ये आपका आएगा मोल ऑफ अ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ अ सॉल्वेंट डिवाइड बाई एनटी। एंड वी नो दैट mole of a total mole, that is the total mole is equal to mole of a solute plus mole of a solvent। ये आपके टोटल मोल्स की वैल्यू होती है, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये आपका हो जाएगा मोल ऑफ अ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ अ सॉल्वेंट, मोल ऑफ अ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिवाइड बाई एनटी, और एनटी की वैल्यू आपकी ये होती है, तो डायरेक्टली आपको मोल ऑफ अ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, नॉट अ मोल, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑलवेज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का समेशन ऑलवेज 1 होगा। इसकी कंडीशन हो जाती है दैट इज द मोल फ्रैक्शन इज लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to 1, 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, example 98 gram of sulfuric acid, 98 gram of sulfuric acid dissolve in 90 gram of water, 90 gram of water, calculate mole fraction of sulfuric acid and mole fraction of water, mole fraction of water। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है, मैंने डायरेक्टली आपसे पूछ लिया कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। लेस क्वांटिटी किसकी है? लेस क्वांटिटी है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की, तो वो हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपका हो गया दैट इज द सॉल्यूट, और ग्रेटर क्वांटिटी किसकी है? वाटर की। तो सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया सॉल्वेंट क्योंकि 98 ग्राम है, वाटर आपका 90 ग्राम है, तो वाटर हो गया आपका सॉल्यूट। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, दैट इज द 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 प्लस वाटर गिव्स टू ट्रू सॉल्यूशन, गिव्स टू ट्रू सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड है आपका 98 ग्राम, वाटर आपका 90 ग्राम, डिवाइड बाय 98 डिवाइड बाय 90, मोल कैलकुलेट करिए, डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 18, अरे डिवाइड बाय 18, 90 डिवाइड बाय 18, तो दिस इज द 5 मोल, दिस इज द 5 मोल, दिस इज द 1 मोल। ये आपके सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल हो जाएंगे एंड वाटर आपके 5 मोल हो जाएंगे, मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मोल ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 जब कैलकुलेट करना है, H2SO4 दैट इज द मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1 डिवाइड बाय टोटल मोल, तो NT आप लिख लेते हैं टोटल मोल 1 प्लस 5 दैट इज द 6 टोटल मोल है, तो 1 डिवाइड बाय 6, एक आंसर आपका ये हो गया। और दूसरा आंसर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा एंड मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 1 माइनस 1/6 दैट इज द 5/6। इज इट क्लियर? ये हुआ आपका थर्ड फैक्टर दैट इज द मोल फ्रैक्शन। नाउ थर्ड वन इज द परसेंट W/V, परसेंट W/V। तो परसेंट W/V दैट इज, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द सॉल्वेंट, जो ऊपर लिखा हुआ है नॉमिनेटर में दैट इज मास ऑफ पर्टिकुलर, वो सॉल्यूट की बात करेगा, जो नीचे होगा वो आपका सॉल्यूशन की बात करेगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज द मास या वेट लिख लेते हैं, वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. This is the percent W/V. Weight of solute divided by volume of solution into 100. Fourth one is the fourth factor percent V/V. इसका फॉर्मूला होगा that is the volume of solute divided by volume of solution into 100. देखिए यहाँ पर आपके दोनों वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का रेशियो आपका यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा. और लास्ट वन इज द परसेंट W/W. तो ये भी आपका यूनिटलेस हो जाएगा. ये होगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. क्लियर है. अब वेट ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वी कैन से दैट या वी कैन राइट वेट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ अ सॉल्वेंट. ये लिख सकते हैं हम वेट ऑफ अ सॉल्यूशन को. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी इस तरह से लिखा जा सकता है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर है. तो ये तीनों फॉर्मूले हो गए. इन पर भी बेसिक कुछ एग्जांपल कर लेंगे बाद में. अभी यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 11 पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं ट्वेल्थ में रिपीट ही करना है. और लास्ट फैक्टर आपका बचता है, वो भी रिपीट बता देता हूँ. दैट इज द सिक्स वन इज द पीपीएम. दिस इज द ऑल्सो मास डिपेंडेंट यूनिट. तो पीपीएम क्या होता है? दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट into 10 to power 6. This is known as ppm. Getting my point? ये डायरेक्टली आप फॉर्मूले याद रखो. ऐसा भी पूछा जाता है व्हाट इज द परसेंट W/V या व्हाट विल बी द परसेंट W/V. दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. क्या होते हैं ये आपका देखिए. ऊपर वाली क्वांटिटी डायरेक्टली सॉल्यूट की है. अगर V है तो वॉल्यूम सॉल्यूट का है, नीचे है तो वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का. दिस इज द सॉल्यूशन. यहाँ पर परसेंट W/V ऊपर आपका सॉल्यूट है, नीचे आपका सॉल्यूशन है. परसेंट W/V ऊपर आपका सॉल्यूट है और नीचे आपका सॉल्वेंट है. नीचे आपका सॉल्यूशन है. लास्ट फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज द नॉर्मेलिटी. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो नॉर्मेलिटी को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉर्मेलिटी इज द रिप्रेजेंटेड ऑफ अ स्मॉल n. और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू दैट इज द मोलरिटी इनटू n फैक्टर. n फैक्टर को बुक में x से रिप्रेजेंट किया गया है. मोलरिटी इनटू x, या फिर हम बोल सकते हैं इसको दैट इज वैलेंसी फैक्टर, या फिर हम डायरेक्टली x भी लिख देते हैं. क्लियर. n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर और x. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर और x. जो चाहो आप बोल लो. n फैक्टर क्या होते हैं? ये दूसरा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का ये भी लिखा जाता है. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू दैट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन जब बताऊंगा तब वहां पर बता दूंगा. ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन हम करेंगे तो वहां पर हम सीख लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट. इट्स ओके. देन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर. n फैक्टर का कैलकुलेशन, तो n फैक्टर फॉर एसिड, n फैक्टर एसिड के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है, बेस के लिए भी कैलकुलेट किया जाता है, और सॉल्ट के लिए भी कैलकुलेट किया जाता है, और लास्ट वन इज द एसिड बेस रिएक्शन के लिए भी कैलकुलेट किया जाता है.
एसिड बेस रिएक्शन या एनी टाइप ऑफ रिएक्शन और एनी रिएक्शन। तो इन सभी के लिए एन फैक्टर अलग अलग कैलकुलेट कर देते। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एसिड के लिए टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन, जितने भी H प्लस आयन डिसोसिएट हो रहे होंगे वो आपका एसिड के लिए एन फैक्टर हो जाएगा। बेस के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेस के लिए टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयन, बेस के लिए जितने टोटल OH माइनस आयन दे रहा होगा दैट इज नोन एज एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। सॉल्ट के लिए बात करें तो लार्जर आयन, ये आपका कैटायन का भी हो सकता है और एनायन का भी हो सकता है, मतलब ज्यादा आयन इसमें, आयंस की वैल्यू। फॉर एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल में अगर बात करें H2SO4 दिस इज द एसिड, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा या बैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। सेकेंड एग्जांपल NaOH दिस इज द बेस, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा दैट इज द 1। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका होगा Na++SO4 -2 आयन, राइट। तो इसमें आपके ज्यादा चार्ज किसमें है? 2, इसमें है 2 Na++SO4 -2, तो इसका एन फैक्टर सिंपल से हो जाएगा 2। मेरे बोलने का मतलब ये था, एन फैक्टर आपका 2, एन फैक्टर दैट इज इट क्लियर? एन फैक्टर 2 क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो मैंने पूरा बेसिकली एक बेसिक थीम सब कुछ बता दिया ग्रुप ए और ग्रुप बी के बारे में। अब इसके बारे में मैनी मोर एग्जांपल की प्रैक्टिस करनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।